नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वीएन स्टडी एकेडमी पर। मेरा नाम है कार्तिक भारद्वाज और हम पढ़ रहे हैं फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। इस सब्जेक्ट का कोड है E102, जिसके अंदर हम यूनिट 4 पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी हम 3 यूनिट पढ़ चुके हैं, जिनकी प्लेलिस्ट हमने अपने चैनल पर बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है दोस्तों, और इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिस ना हो। इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे, पहले वो जान लेते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी का जीवन दर्शन, महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन और गांधी जी की शैक्षिक चिंतन, और महात्मा गांधी के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे, और शिक्षण विधियां क्या हों, अनुशासन कैसे हों, और लास्ट में निष्कर्ष MS पटेल के अनुसार जो होगा। मतलब कुल मिलाकर हम इस वीडियो में महात्मा गांधी ने जो जो शिक्षा के बारे में बताया था सब कुछ एक ही वीडियो में डिटेल से जान लेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। पहले जानते हैं कि आपसे आपकी यूनिवर्सिटी में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। 2006 में आपसे पूछा गया कि महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को समझाते हुए उनके शिक्षा दर्शन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया 2007 और 17 में कि गांधी जी के शिक्षा दर्शन की विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए, ठीक है। और थर्ड है गांधी जी के शैक्षिक चिंतन का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसके अलावा भी हमने आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन है 3HS और 3RS, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए, 3HS और 3RS है ना, ये भी हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं महात्मा गांधी के जीवन दर्शन के बारे में कि आखिर महात्मा गांधी का जीवन दर्शन कैसा था, उनके बारे में जान लेते हैं। पहले देखिए, गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ये सभी आपको पहले से पता होगा। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था और पिताजी का नाम क्या था, करमचंद गांधी था। इनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ था। यह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। यानी इनकी शादी किससे हुई, इनके माता पिता का नाम क्या है, पहले हम ये बता देते हैं, ठीक है। और गांधी जी का पालन पोषण बड़े ही धार्मिक विचारों के बीच हुआ और स्वयं गांधी जी की प्रकृति भी धार्मिक थी। यानी गांधी जी का पालन पोषण धार्मिक विचारों के बीच हुआ और ये भी धार्मिक प्रवृत्ति के ही व्यक्ति थे। अब मूल रूप से इनका जीवन दर्शन गीता पर आधारित है। यानी गांधी जी का जीवन दर्शन किस पर आधारित है, गीता पर आधारित है। और गांधी जी का विश्वास आदर्शवाद में था। उनका आदर्शवाद भारतीय आदर्शवाद के सिद्धांतों पर आधारित था। गांधी जी ने अपने जीवन दर्शन के निम्नलिखित प्रमुख 5 आधार सिद्धांत बताए हैं, ठीक है। और इनसे आप भली भांति वाकिफ होंगे। सत्य है, अहिंसा, अपरिग्रह, निर्भीकता और सत्याग्रह, ठीक है। सत्य बोलना चाहिए, हमें कभी भी हिंसा नहीं दिखानी चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, हम निर्भीक हों, और सत्याग्रह, ठीक है। ये आप इनको भली भांति जानते हैं, आप इन्हें लिख सकते हैं इनके बारे में भी स्वयं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गांधी जी के शिक्षा दर्शन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। देखिए, गांधी जी के शिक्षा दर्शन की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिनमें कुछ मुख्य हमने यहाँ आपको बताई हैं। और आपको भी अपने एग्जाम में सिर्फ इतनी ही लिखनी है, वरना क्वेश्चन बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। और 16 नंबर में आप 4 से 5 पेज लिख दें, मोर देन सफिशिएंट है, इतना काफ़ी है, ठीक है। पहले देखते हैं शिक्षा दर्शन में आदर्शवाद के बारे में। महात्मा गांधी का संपूर्ण शिक्षा दर्शन आदर्शवाद की प्राप्ति के लिए है। वे स्वयं आध्यात्मिकता में विश्वास रखते थे। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है। यानी जैसे हमारे आदर्शवाद में हमने पढ़ा था कि शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है, ईश्वर की प्राप्ति है, जीवन का मुख्य लक्ष्य है। ऐसे ही गांधी जी का मुख्य लक्ष्य था शिक्षा के थ्रू कि वो ईश्वर की प्राप्ति कर सकें, तथा मनुष्य की सभी क्रियाएं, चाहे वो सामाजिक हों, राजनीतिक हों, धार्मिक हों, वो सभी ईश्वर दर्शन से निर्देशित होती हैं, ऐसा गांधी जी का मानना था। यानी गांधी जी शिक्षा दर्शन में आदर्शवाद के हितैषी थे। दूसरा है वास्तविक शिक्षा पर बल, ठीक है।
गांधी जी ने बालक को वास्तविक शिक्षा देने का प्रस्ताव रखा। उनके अनुसार शिक्षा से अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन तथा हृदय तथा आत्मा के विकास से है। यानी गांधी जी का मानना था कि शिक्षा वही है जो मनुष्य के शरीर, उसके मन, उसके हृदय और उसकी आत्मा का विकास करे और उसे एक परिपक्व नागरिक बनाए जो कि अपने आप को समाज के अनुरूप ढाल सके। थर्ड पॉइंट है हमारा क्राफ्ट केंद्रित शिक्षा। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अपनी वर्धा शिक्षा योजना भी लेकर आए थे जिसमें उन्होंने ये प्रस्ताव भी दिया था, और ये क्राफ्ट केंद्रित शिक्षा आपसे पूछ भी सकते हैं। देखिए गांधी जी ने करके सीखने की विधि का अनुकरण किया। उन्होंने माना कि व्यक्ति को करके सीखना चाहिए, मतलब पहले खुद करें फिर उसके बाद उसी से सीखें। उन्होंने शिक्षा को उद्योग केंद्रित किया, अर्थात बालक जो भी सीखे वह उद्योग केंद्रित हो। उनका विश्वास था कि बालक को उद्योग के द्वारा आत्मनिर्भरता की ओर ले जाया जा सकता है। यानी गांधी जी का मानना था कि बालक अगर उद्योग की लाइन में जाएगा तो वो आत्मनिर्भर होगा, यानी अपनी दैनिक जीवनचर्या यानी कुछ धन अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो कमा पाएगा जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकेगा। थर्ड पॉइंट प्रयोगात्मक शिक्षा दर्शन। देखिए गांधी जी की यह विशेषता थी कि वे आचार तथा विचार में सदैव संतुलन रखते थे। वे पहले प्रयोग करते थे और उसी के आधार पर अपने विचारों को व्यक्त करते थे। यानी वो पहले प्रयोग के थ्रू जान लेते थे कि मेरे जो विचार हैं ये समाज के लिए उत्तम हैं या नहीं है। अगर वे उत्तम होते थे तो समाज तक उन विचारों को प्रसारित करते थे, अन्यथा वे उन्हीं तक सिमट कर रह जाते थे और उनसे वो आगे किसी को कुछ नहीं बताया करते थे। फिर फोर्थ पॉइंट है हमारा आत्मनिर्भरता। देखिए गांधी जी चाहते थे कि शिक्षा ऐसी हो जिससे शिक्षक, विद्यालय तथा छात्र सभी अपना अपना खर्चा निकाल सकें, वे आत्मनिर्भर बने तथा एक दूसरे पर आश्रित ना हो तथा उन्हें धन के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। यानी गांधी जी का मानना था कि शिक्षा इस प्रकार की दी जाए जिससे उसे देने वाला यानी शिक्षक, जहां पर वो शिक्षा दी जा रही है यानी विद्यालय, और जिसके द्वारा वो शिक्षा ली जा रही है यानी छात्र जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उस पर उस शिक्षा का कोई भी बोझ ना पड़े, वो शिक्षा से सीख सकें और उसी के थ्रू यानी शिक्षा से ही अपना खर्चा भी निकाल लें और आत्मनिर्भर बन जाए। फिर अगले पॉइंट आता है हमारा महात्मा गांधी का शैक्षिक चिंतन। देखिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी केवल राजनीतिक नेता ही नहीं थे अपितु एक बहुत बड़े धर्म के ज्ञानी एवं समाज सुधारक भी थे। ये बात आप अच्छे से जानते होंगे। गांधी जी शिक्षा को व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। गांधी जी के अनुसार मनुष्य के किसी भी प्रकार की भौतिक अथवा आध्यात्मिक उन्नति के लिए शिक्षा उतनी ही आवश्यक है जितना बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। यानी उनका मानना था कि जैसे बच्चे के विकास के लिए उसकी माँ का दूध जरूरी होता है, वैसी मनुष्य के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए शिक्षा जरूरी है। यानी जैसे माँ के बिना बच्चे का विकास संभव नहीं है, ऐसी शिक्षा के बिना मनुष्य का विकास संभव नहीं है, ऐसा गांधी जी का मानना था। यही कारण है कि उन्होंने बच्चे के विकास के लिए सामान्य शिक्षा को अनिवार्य रूप से देने पर बल दिया तथा उसे निःशुल्क करने की बात की। निःशुल्क यानी फ्री, जो आज के समय में लागू भी है। 1 से 8वीं कक्षा तक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा सरकारी विद्यालयों में दी जाती है और उसे फेल भी नहीं किया जाता है, जो थोड़ा गलत पॉइंट भी है पर जरूरी है। इससे हमारे देश को काफ़ी बढ़ावा मिला है शिक्षा के क्षेत्र में। फिर गांधी जी ने 3Rs, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3Rs यानी रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। RS यानी रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। इस पर इसकी शिक्षा को 3Hs में बदल दिया, यानी हैंड, हेड एंड हर्ट। ठीक है, उन्होंने 3Rs को 3Hs में बदल दिया, यानी रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक, यानी लिखना, पढ़ना, और गणित को हैंड, हेड और हर्ट, है ना, यानी हाथ, मस्तिष्क और दिल, हृदय की शिक्षा में बदल दिया और कहा कि शिक्षा का कार्य मनुष्य को केवल पढ़ना, लिखना और गणित सिखाना ही नहीं है। यानी उनका मानना था कि शिक्षा केवल पढ़ने, लिखने और गणित सिखाने के लिए नहीं है अपितु तो उसके साथ साथ मस्तिष्क और हृदय का विकास करना भी है, ऐसा गांधी जी का मानना था। इसीलिए उन्होंने 3Rs को 3Hs में बदल दिया। ये आपके वेरी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य।
देखिए, गांधी जी के विचार से मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है। मुक्ति को इन्होंने बड़े ही व्यापक अर्थ में लिया। यह चाहते थे कि पहले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और राजनीतिक मुक्ति हो, फिर आत्मिक मुक्ति। आत्मिक मुक्ति यानी आत्मा की मुक्ति, ठीक है। तो इनका मानना था कि पहले शारीरिक, मानसिक और आर्थिक मुक्ति हो जाए, उसके बाद आत्मा की मुक्ति हो। अब शिक्षा और उद्देश्य के संबंध में गांधी जी ने जो विचार दिए हैं उनको हम इस तरीके से बता सकते हैं। पहले उन्होंने कहा कि मनुष्य का शारीरिक विकास हो, यानी उसके शरीर का विकास हो, उसको इस प्रकार की शिक्षा दी जाए, जैसे खेल के प्रति उसका रुचि को बढ़ाया जाए, जिससे उसका शारीरिक विकास होगा। फिर मानसिक एवं बौद्धिक विकास किया जाए, फिर उसका सांस्कृतिक विकास किया जाए, यानी उसे अपनी संस्कृति से परिचित कराया जाए कि हमारे पूर्वजों की संस्कृति कैसी थी, हमारी संस्कृति कैसी है, इसके सुधार के लिए क्या आवश्यक है और क्या इसके हित में नहीं है, ये बच्चे को बताया जाए, तभी उसका सांस्कृतिक विकास होगा। फिर उसका नैतिक और चारित्रिक विकास किया जाए, फिर अंत में उसका व्यावसायिक विकास हो, और इन सब के बाद जाकर कहीं उसका आत्मा का विकास हो पाएगा, इन सभी पॉइंटों से मिलकर, ठीक है। तो इनके बारे में आप स्वयं खुद अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, खुद से। हमने यहाँ आपको हेडिंग वाइज बता दिया है। फिर है महात्मा गांधी के अनुसार पाठ्यक्रम। देखिए, महात्मा गांधी जी देश की आधारभूत आवश्यकताओं के प्रति सजग थे, पहले से ही तैयार थे। उन्होंने इन आवश्यकताओं की पूर्ति और समाज के निर्माण के लिए क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम के निर्माण पर बल दिया। यानी महात्मा गांधी चाहते थे कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जो क्रिया प्रधान हो। उन्होंने अपने द्वारा प्रस्तावित बेसिक शिक्षा या फिर वर्धा शिक्षा भी कहते हैं के लिए कक्षा 1 से 8 तक के लिए पाठ्यक्रम में हस्त कौशल एवं उद्योग को सर्वप्रथम स्थान दिया। उनका मानना था कि हस्त कौशल एवं उद्योग की सहायता से वह बालक को आत्मनिर्भर बना पाएंगे, जिससे आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा तथा बालक स्वयं की दिनचर्या कमाने योग्य बनेगा। यानी उन्होंने बेसिक शिक्षा यानी 1 से 8 तक की क्लास में हस्त कौशल और उद्योगों को प्रधानता इसलिए दी जिससे बालक आत्मनिर्भर बन सके और अपनी दिनचर्या स्वयं कमा सके, सीख कर, वो किसी पर आश्रित ना हो। इसके बाद है हस्त कौशल एवं उद्योग के बाद उन्होंने मातृभाषा, गणित, सामाजिक विषय, सामान्य विज्ञान, संगीत, चित्रकला तथा सामान्य विज्ञान जैसे विषयों को रखा, ठीक है। इसके बाद जानते हैं गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधियों के बारे में। देखिए बच्चों, गांधी जी मनुष्य को शरीर, मन और आत्मा का योग मानते थे। उनका मानना था कि मनुष्य के सर्वांगीण, है ना, सर्वांगीण यानी चहुमुखी, चारों ओर से हर प्रकार से विकास के लिए इन सभी का विकास होना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में कहें तो मनुष्य का विकास शरीर, मन और आत्मा पर निर्भर करता है। यही कारण है कि उन्होंने अपने शिक्षण विधियों में इन तीनों के विकास पर अत्यधिक बल दिया। गांधी जी निम्नलिखित शिक्षण विधियों को स्वाभाविक रूप से प्रयोग करने पर बल देते थे। अब ये शिक्षण विधियां जो है इंपॉर्टेंट हमने बताई आपको। अनुकरण विधि है, इसमें क्रिया विधि है, मौखिक विधि है और लास्ट में सह संबंध विधि है। तो पॉइंट बाय पॉइंट एक एक को जानते हैं डिटेल में। पहले है अनुकरण विधि। देखिए, गांधी जी के अनुसार अनुकरण करना बच्चों की स्वाभाविक प्रकृति है, ठीक है, यानी देखकर सीखना। प्रारंभ में बच्चे अनुकरण द्वारा ही सीखते हैं, अतः प्रारंभ में उन्हें इसी विधि से सिखाना चाहिए। गांधी जी सदाचरण की शिक्षा के लिए इसे उत्तम विधि समझते हैं, यानी अच्छे आचरण सिखाने के लिए अनुकरण विधि एक सर्वोत्तम विधि है, ऐसा गांधी जी का मानना था। देखिए, बच्चे क्या करते हैं, जैसे माता पिता को देखते हैं करते हुए वैसा ही वो सीखने का प्रयास करते हैं, और यही विधि अनुकरण विधि है। और इसी के माध्यम से बच्चे को अच्छा आचरण करना यानी सदाचरण करना की शिक्षा दी जा सकती है, ऐसा गांधी जी का मानना है, और यह एक उत्तम विधि है। दूसरा है क्रिया विधि। देखिए, गांधी जी ने स्पष्ट किया कि क्रिया भी बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, अतः बच्चों को विषय कौशल की शिक्षा के लिए विधि द्वारा दी जानी चाहिए, क्रिया विधि द्वारा दी जानी चाहिए। इससे बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, जिससे उनका ज्ञान स्थायी होता है। थर्ड है मौखिक विधि। देखिए, इस विधि में व्याख्यान, वाद विवाद, प्रश्नोत्तर आदि विधियां आती हैं, जिससे बालक की वाचन शक्ति का विकास होता है। यानी मौखिक विधि में क्या होता है, वाद विवाद, प्रश्नोत्तर और ऐसी बहुत सी विधियां जिससे मनुष्य अपने
वचन का विकास करता है, वाचन शक्ति का विकास करता है और वो अच्छा बन जाता है। ठीक है, तो ये सारी विधियां किस में आती हैं? मौखिक विधि में आती हैं। फिर लास्ट पॉइंट है सह संबंध विधि। इसे सह संबंधी या समवाय विधि भी कहते हैं हम। ठीक है, इस विधि में बच्चा अपने वास्तविक जीवन की यानी जो उसकी रियल लाइफ है उसकी वास्तविक क्रियाओं में भाग लेता है और इस प्रकार स्वाभाविक रूप से सीखता है, जिससे उसकी शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में समन्वय होता है, विकास होता है। और यह विधि किसके लिए? वास्तविक जीवन के लिए वो तैयार करने के लिए उपयोगी है। तो सह संबंध विधि वास्तविक जीवन के लिए तैयार करती है। इसके बाद है गांधी जी के अनुसार अनुशासन। देखिए सिंपल लैंग्वेज में कहे तो गांधी जी के अनुसार अनुशासन यानी आत्म प्रेरित अनुशासन, यानी गांधी जी आत्म प्रेरित अनुशासन पर बल देते थे। गांधी जी के अनुसार सच्चा अनुशासन आत्म प्रेरित होता है। इस अनुशासन की प्राप्ति के लिए वे दमनात्मक विधि का विरोध करते थे। अब दमनात्मक का अर्थ क्या है? देखिए आज के समय में अनुशासन शब्द समझाने के लिए बच्चे को मारा पीटा जाता है, उसे डराया धमकाया जाता है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, पर इससे अनुशासित बच्चा बनाने के लिए उसका दमन होता है। ठीक है, उस पर लगाम कसी जाती है। जैसे आप किसी जानवर के साथ देखते होंगे एक कठोर कष्टपूर्वक व्यवहार किया जाता है, ऐसे ही बच्चे के साथ किया जाता है। तो यही दमनात्मक विधि है। तो गांधी जी ने कहा कि दमनात्मक विधि का विरोध होना चाहिए और आत्म प्रेरित अनुशासन पर बल दिया जाना चाहिए। उनका मानना था कि आत्म अनुशासन का विकास प्रभावात्मक विधि द्वारा ही किया जा सकता है। वह बच्चे को शुद्ध प्राकृतिक वातावरण और उच्च सामाजिक पर्यावरण में रखने पर बल देते थे, जिससे बालक में आत्म प्रेरित अनुशासन का विकास हो तथा वह समाज के लिए परिपक्व हो सके। ठीक है, तो गांधी जी ने आत्म अनुशासन पर बल दिया। इसके बाद लास्ट में हमारा बिल्कुल लास्ट पॉइंट है निष्कर्ष, जो कि आपको हर क्वेश्चन के आंसर में लास्ट में जरूर लिखना है। इससे आपकी जो कॉपी चेक करेगा एग्जामिनर उस पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और वो कहीं नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, फिर निष्कर्ष में है डॉक्टर एम.एस. पटेल के अनुसार। डॉक्टर एम.एस. पटेल ने कहा कि गांधी जी ने उन महान शिक्षकों एवं उपदेशकों की गौरवपूर्ण मंडली में अनोखा स्थान प्राप्त किया है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नव ज्योति दी है। गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचारों का निष्पक्ष अध्ययन सिद्ध करता है कि वह पूर्व में शिक्षा सिद्धांत और व्यवहार के प्रारंभिक बिंदु हैं। देखिए गांधी जी एक महान वैचारिक धारा तो हैं ही हैं, वो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी भी हैं और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कार्य किए जो आज की वर्तमान शिक्षा में भी झलकते हैं। उनकी झलक आज भी देखने को मिलती है और जो कि सराहनीय है। तो ऐसा ही डॉक्टर एम.एस. पटेल ने लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसे सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।